आपके स्कूल के, उन सभी को बोलिए कि ये क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए। एनीवेज, विदाउट एनी डिले, एज पर द शेड्यूल ऑफ द हेड ऑफिस, हमारे को आज के लिए एनवायरमेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने को कहा गया है। सो आई थिंक आप स्लाइड को शेयर देख सकते हैं। स्लाइड बाइलैंग्वेज है, सो अगर किसी को इंग्लिश वर्जन में दिक्कत आती है तो उसके लिए पंजाबी वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल। टू बिगिन विद, हमारी पहली जो कंसिडरेशन है दैट इज वेस्ट एंड इट्स टाइप्स। अब वेस्ट जो है किसे कहते हैं? हर वो चीज जो हमारे काम की नहीं है हम उसको वेस्ट बोल देते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, generating enormous volumes of waste all over the world is posing a great threat to the environment. आई होप आप ये लाइन समझ पा रहे हैं कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है बेटा, डे बाय डे हम फील करते हैं कि ये खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो इसका बेसिकली रूट कॉज क्या है कि हम लोग बहुत सी चीजें डिस्कार्ड कर देते हैं, और शायद हम जब उसको डिस्कार्ड करते हैं हम सही तरीके से उसको डिस्कार्ड नहीं करते, राइट? सो टाइप्स ऑफ वेस्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं, देयर आर टू टाइप्स, वन इज बायोडिग्रेडेबल and another is non-biodegradable. So सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल हम किसे कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर वो चीज जो हमने वेस्ट करार कर दी, बट वेस्ट होने के बावजूद भी वो किसी ना किसी रूप में हमारे काम आ जाएगी, राइट? ये कौन जेनरेट करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हें जब हम डीकम्पोज कराते हैं तो बैक्टीरिया या अदर बायोलॉजिकल मीन्स के हेल्प से ये इनका डीकम्पोजिशन इतना अप्रोप्रिएट होता है, ये और कुछ नहीं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ही बढ़ा देता है, खाद में ये कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें, इट इज द वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वुड और पेपर। ये सारी तरीके का जो वेस्ट होगा उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो समहाउ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जेनरेट करती हैं। जैसे हम अपने किसी भी फर्नीचर आइटम की बात कर लें या कोई भी प्लास्टिक के बॉक्सेस की बात कर लें, ये सारी चीजें जो हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इन्हें हमें डीकम्पोज करना पॉसिबल नहीं है, नॉट केपेबल ऑफ बीइंग डीकम्पोज्ड। इन्हें हम खत्म नहीं कर पाएंगे। स्पेशली जैसे आपने एग्जांपल्स देख रहे हैं आप, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मेटल प्रोडक्ट्स और ग्लास प्रोडक्ट्स। बट अगर हम थोड़ी सी कह लो अटेंटिवनेस दिखाएं तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को सेपरेट आउट करके इनकी रिसाइकलिंग करा सकते हैं। सो तभी आप लोगों को अब एजुकेट किया जाता है, स्कूल में भी आपको कहा जाता है कि किस तरीके से आपने वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना है। इवन हमारे को हमारे घरों में भी हमेशा दो तरह के डस्टबिन लगाने चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वेस्ट के लिए और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ताकि हम ये बाइफर्केशन कर सकें कि किसे हमने रिसाइकलिंग के लिए डलवाना है और किसे हमने सॉइल फर्टिलिटी या दूसरी चीजों की तरह डीकम्पोज करवाना है। सो somebody is raising the hand. हाँ जी बेटा, हरमन फ्रॉम कोटली थान सिंह, बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं? हरमन? नो मैम। बेटा आपका हैंड रेज हुआ था। सो एक कोई और बच्चा भी गैलेक्सी प्लस करके हैंड रेज कर रहा है। एक तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से बेटा, जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो अपनी रीनेमिंग जरूर किया। एनीवेज, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को कोई टिपिकल पॉइंट नहीं लगा। ये वो चीज है जो हम हरदम स्कूल में, असेंबली में डिस्कस करते हैं, बट कहीं ना कहीं शायद आप इसको इतनी सीरियसनेस से नहीं लेते। आफ्टर दिस लेक्चर मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसको वेटेज देनी शुरू करें, कि वेस्ट को ये नहीं है सारा एक ही जगह फेंकते गए, उसको हमेशा बाइफरकेटेड आप सेपरेट आउट करके अलग अलग बिन्स में डाला करें। उसके बाद बेटा जी, आई एम मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटेंड फ्रॉम एटम्स टू बायोस्फीयर। इसका क्या मतलब?
हम जो बायोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं, वो बायोलॉजिकल लेवल छोटे से छोटी चीज को से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक इसका दायरा है। सबसे छोटा क्या होता है? एटम। और सबसे बड़ा लेवल क्या होता है? दैट इज बायोस्फीयर। ये मेंशन भी किया गया है, atom is the smallest level of organization while the biosphere is the highest level of organization. So कहने का मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका दायरा बहुत ह्यूज है। इतनी छोटी सी चीज से लेके इतने बड़े लेवल तक एक्सटेंड होता है। जैसे आप ये यहाँ पर पिक्टोरियल व्यू भी देख पा रहे हैं कि जो एटम है उससे आगे आप मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देख रहे हो, then cell organelles, then cell, then tissue, then organ, system of organs, moving ahead, organism, then the basic population. So ये एक पूरा जो एक साइकिल है, पूरी जो एक चेन है, वो एटम से शुरू होती है और हमको बायोस्फीयर तक लेकर आती है। तो आप पंजाबी में एटम को परमाणु से बोलते हैं और इधर से बायोस्फीयर को हम जीव मंडल का नाम देते हैं। मूविंग नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Again, simple करें इसको, interacting organisms मतलब living. साथ में क्या लिखा है बेटा जी? Non-living. So living or non-living together that forms an ecosystem. So हमारे आसपास सराउंडिंग में कहने का मतलब जो भी है that is a part of ecosystem. So आप इसका भी एक विजन देख सकते हैं, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूटिंग योर इकोसिस्टम। देन बेटा जी, इकोसिस्टम की टाइप्स कितनी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर नोन टू यू? एक है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें बेटा टेरेस्ट्रियल, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब इन्वॉल्व होता है। अगर मैं बात करूं इक्वेटिक की, इक्वेटिक का मतलब होता है पानी से रिलेटेड। सो इस इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर और मेरीन इकोसिस्टम आता है। आप साथ साथ प्लीज पिक्स को देख सकते हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एरिया, एंड देन इक्वेटिक में आप मेरीन ओशंस देख रहे हो, फ्रेश वाटर देख रहे हो। मूविंग अहेड इज आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल वर्ड आपके साथ बहुत फेमिलियर हो आप लोग आर्टिफिशियल टर्म से। आर्टिफिशियल इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल, विच इज मेड बाय मैन, सो इट इज मैन मेड। सो इसमें हम कौन सा इकोसिस्टम ले सकते हैं? इक्वेरियम, क्योंकि एक इक्वेरियम में भी एक प्रॉपर लाइफ को सस्टेन करता हुआ हम दिखाते हैं बाय मेकिंग ऑल द सिस्टम कंप्लीट। सो ऑल्दो इट इज मेड मैन मेड, बट इट इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर द फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव। मूविंग नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब अगर मैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करूं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा? हिस्से, कि वो किसका बना हुआ है। तो हम इकोसिस्टम को दो कंपोनेंट्स का कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं उसके, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक वो है जो लिविंग है और एबायोटिक वो है जो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बायोटिक में आप क्या देख पा रहे हैं कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर्स, ओमनीवोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम इन दिस कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड ऑन द अदर हैंड, एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, सॉइल, काइंड ऑफ जो सारी हमारी कंडीशंस हैं या हमारी सराउंडिंग में दूसरी चीजें हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट, और इकोसिस्टम कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है, ये आपको आना चाहिए। लुकिंग टू दिस फ्लो चार्ट, ये आप देख पा रहे हैं एक फ्लो चार्ट है जिसमें इन्होंने कहा सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में क्या एग्जांपल्स आए बेटा? एयर, वाटर एंड लैंड। और बायोटिक में प्लांट एंड एनिमल्स। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। लेट मी जस्ट टेल यू, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्हें हमने किस में क्लासिफाई किया है? प्रोड्यूसर हो सकते हैं ये, कंज्यूमर हो सकते हैं, या डीकम्पोजर्स हो सकते हैं। सो पिछली स्लाइड का यहाँ पर कंटिन्यूएशन आपको समझा रही हूँ, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर
या डीकम्पोजर, राइट। सो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स तीन तरीके के होंगे, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने का मतलब पैदा करना, कंज्यूमर जो उसका इनटेक कर लेगा, और डीकम्पोजर का मतलब बेटा जो खत्म कर दे किसी चीज को, डीकम्पोज करा दे। इसी चीज को आगे यहाँ पर हम सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। Biotic components of ecosystems includes three categories: producers, consumers and decomposers. So अगर आप इसको पिक्टोरियल व्यू में देखें तो ये सारे जो प्लांट बेस्ड हैं they are coming in the category of producers. दूसरा हमने दिखाया है consumers and the third one that is decomposers. So पिक्टोरियल व्यू से आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी हो गई होगी। Now one by one I'm dealing with producers. Producers make the energy from sunlight available to the rest of the ecosystem. So producer वो है बेटा जो सनलाइट से एनर्जी लेके रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। कहना चाहिए कि प्रोड्यूसर वो है जो इन्वायरमेंट से लेकर इकोसिस्टम को प्रोवाइड करेगा। Producers are any kind of green plants that make their own food by taking sunlight and using the energy to make sugar or glucose, right? So अब यहाँ पर ये बड़ा सिंपल सी इन्होंने एग्जाम्पल दे दी। पहली बात हमने आपको क्या बताई कि प्रोड्यूसर वो होगा जो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेकर इकोसिस्टम को प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या की कि प्रोड्यूसर वो है जो ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर आर द ग्रीन प्लांट्स यू कैन से, राइट, सिंपल। और अगली बात हम ये कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, क्या लेकर, सनलाइट लेकर, और उसको वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू ग्लूकोज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इज जो किसी चीज को इनटेक करता है, खाता है, यूज करता है। सो आप यहां से देख पा रहे हैं organisms that eat the producers. तो वो कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को खा लिया, और जो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे उन्हें कंज्यूमर भी ना कह के हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब आगे क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे उनको हमने एक सिंप्लीफाइड टर्म दे दी, दैट इज हर्बीवोर्स। अगली चीज है कि जो इन हर्बीवोर्स को खाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और दे आर द मीट ईटर्स एंड दे आर टर्म्ड एज कार्निवोर्स। आप यहाँ पिक्टोरियल लुक देखें, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर है, ये वो है जिसने प्लांट को खाया। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर वो है जिसने हर्बीवोर को खाया, यानी कि जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को इनटेक किया। सो ऐसे ही हमारी एक चेन डेवलप हो जाती है। सो कंज्यूमर ने कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना है। अब हम में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, सो वी पीपल आर हैविंग द प्लांट फूड, राइट, एंड प्लांट्स का इनटेक हम करते हैं। सो कोई मुझे बताएगा हम किस टाइप के कंज्यूमर्स हैं इफ वी आर वेजिटेरियंस? हाँ जी बेटा, ठीक आवाज आई थी मुझे। राज रानी हैज रेज्ड द हैंड, प्लीज बताएं बेटे। मैम प्राइमरी, हम प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, दैट्स राइट। उसके बाद अगर हम इसी को चेंज करते हैं, यहाँ से ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ इन्होंने शो किया है कि रैट ने ग्रास हॉपर का इनटेक कर लिया, तो रैट कौन सा कंज्यूमर है? मैम सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ये बात आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आगे टर्शरी होता है, क्वार्टिनरी होता है। इसका मतलब क्या है, एक चेन बनी हुई। देखो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म ने जीने के लिए, एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना है। अब वो क्या कंज्यूम करता है, उस हिसाब से हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि जैसे हर्बीवोर्स या हमने कार्निवोर्स का यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कराया। लेट मी चेक दैट फ्लो चार्ट, यहाँ पर भी ये टर्म्स थे। कंज्यूमर को हमने फर्दर डिवाइड किया था। अब आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि हर्बीवोर का क्या मतलब है। हर्बीवोर कौन से हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर कौन से हैं? दे आर द सेकेंडरी।
ones, and इन दोनों की मैं डिस्कशन पे अभी आने वाली हूँ. So moving next. Okay, they have not, let it be, I will be discussing with you. Parasites कौन होते हैं? Basically parasites की अगर बात कर लूँ तो they are coming in the category of decomposers, which is the next one. But अगर मैं omnivores बोलूँ तो क्या आप में से मुझे कोई बता पाएगा? What are the omnivores? Anybody? Rajrani, can you answer? कोई बेस्ट एग्जाम्पल जिसे आप जानते हो? यहाँ पर बेटा जी हमने आपको एक क्लासिफिकेशन दिखाई है कि कंज्यूमर इज हर्बीवोर. हर्बीवोर का आंसर ही आपकी तरफ से मुझे आना चाहिए. जल्दी बोलो, कौन होते हैं हर्बीवोर्स? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी आपने बता दिया, शाबाश. कार्निवोर्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी. अब यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? आप इसको टर्शरी बोल सकते हैं, राइट? या मेरे को ये बात कहनी चाहिए कि जो दोनों तरह की इनटेक कर लेते हैं, राइट? प्लांट्स भी, और जो हमने कार्निवोर्स का लेआउट बोला था, मानो उसने हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को इंक्लूड कर लिया. इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? ह्यूमन बीइंग्स. सो वी ऑल आर ओमनीवोर्स, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, राइट? सो दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉर द इनटेक ऑफ बोथ. एम आई क्लियर अबाउट इट? अभी मुझे कोई बताएगा व्हाट आर ओमनीवोर्स? यस, हरमन फ्रॉम कोटली थान सिंह. हरमन, डू यू हेयर मी? मैम. हाँ जी बेटे. मैम ओमनीवोर कौन है? मैम जो प्लांट भी खाते हो और एनिमल्स भी खाते हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स. शाबाश. सो आई थिंक ये एक बेसिक सी डिस्कशन जो है, ये जो आपको एक फ्लो चार्ट बेटा नजर आ रहा है, मैं 1 सेकेंड का यहाँ पॉज दे देती हूँ. उम्मीद करती हूँ आप सभी जने ना कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो ये जल्दी से बना लो. ये एक पूरे चैप्टर की समरी है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कितने टाइप्स के हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक. उसके बाद बायोटिक को हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर. एंड फाइनली कंज्यूमर को हमने 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया, जिनमें से 3 के बारे में मैंने आपके साथ बात कर ली. जल्दी से इसको बना लें आप. ऐसी क्लासिफिकेशंस जो हैं वो प्रिपेयर करने में, रिमेम्बर करने में बहुत हेल्प करती है. ओके, 1 मिनट इज ओवर. आई एम मूविंग फर्दर. सो यहाँ हमने आपको प्रोड्यूसर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, कंज्यूमर्स कर रहे थे हम, जिसमें हमने आपको एक्सपोजर दिया कि प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोर्स बोल रहे हैं, एंड ओमनीवोर्स आर द नेक्स्ट वन. नाउ आई एम कमिंग टू द डीकंपोजर्स. डीकंपोजर्स मैंने बताया जो डीकंपोज कर दे, किसी चीज को खत्म कर दे. सो मोस्ट डीकंपोजर्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोस्कोपिक का मतलब कौन बताएगा मुझे? माइक्रोस्कोपिक कौन सी चीजों को कहते हैं हम? यस, शाबाश. अभी अभी चुगिटी से किसी ने ज्वाइन किया है. माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं बेटे? मैम बैक्टीरिया वगैरह. वेरी गुड, वो तो एग्जाम्पल दिख रहा है. बट वैसे माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है बेटे? सूक्ष्मदर्शी. वेरी गुड. जो सूक्ष्मदर्शी तो हमारा माइक्रोस्कोप हो गया ना. माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो बहुत छोटे हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. सो डीकंपोजर्स में अगर उदाहरण लेनी है तो कहते हैं मेनली जितने भी डीकंपोजर्स हैं वो कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, मतलब बहुत छोटे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूड फंजाई, अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स. दीमक सुनते हो आप, बड़ा आम, कि लकड़ को दीमक लग गई, दैट इज द टर्माइट. सो वो भी एक डीकंपोजर है.
राइट. सो हम आम भाषा में कह सकते हैं कि डीकम्पोजर्स आर दी ऑर्गेनिजम्स which changes the complex molecules into simpler ones, जो complex चीजों को simple ones में तोड़ दे, right? Now coming to a basic easy topic, that is food chain. Food chain क्या है? A series of organisms in which each creature eats the one below it in the series and becomes a source of food for the organism above it. अब इसका क्या मतलब है बेटे? जैसे आप ये एक देख रहे हैं एक फूड चेन, इसमें रैट इन बिटवीन है. अब रैट का भोजन कौन है? कॉर्न्स. और रैट किसका भोजन है? आउल. सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर कि फूड चेन एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें ईच क्रिएचर ईट्स, हर क्रिएचर कहते हैं क्या खाता है? द वन बिलो इट इन द सीरीज, जो उससे नीचे है उसको वो खाता है, और जो उससे ऊपर है उस चीज का वो भोजन बनता है. सो आई होप आपने ये हमेशा अपनी बुक्स में ये सिंपल सिंपल फूड चेन्स देख रखी हैं. दिस इज अगेन अनदर वन. रैबिट जो है वो कैरेट का इनटेक करता है, और रैबिट का इनटेक फॉक्स करता है. फॉक्स का इनटेक कौन करता है? दैट इज योर, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक. कौन करता है जी? Lion. दैट्स इट. सो ये किसी ने फिर से हैंड रेज किया, आई थिंक राज रानी. राज रानी बेटा कोई डाउट है? दो पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है. राज रानी बेटा, इज देयर एनी डाउट? ओके. सिमिलरली अगली, हाँ जी बेटे, अगली फूड चेन देखें आप. ग्रास इज taken by grasshopper. Grasshopper is taken by frog, and then python takes the frog, and finally eagle eats python. So ये कुछ ऐसी फूड चेन्स हैं तो जो तुमने अपनी छोटी क्लासेस में इनफैक्ट देख रखी हैं. सो फूड चेन का एक पर्पस आपके लिए कोई नया नहीं है. नाउ आई एम मूविंग टू द ट्रॉफिक लेवल. अब ट्रॉफिक लेवल, इसको आहारी पदर भी बोलते हैं. तो इसका सेंस बहुत इजी है कि जैसे हमने अभी फूड चेन में पोजिशनिंग कर, उसी से ये चीज डिसाइड हो जाएगी दैट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजिशन इट ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन, राइट. जैसे आपके पास अभी अभी मैंने ये डिस्कस करी थी फूड चेन, मैं सेम ही ले रही हूँ. प्लांट्स को इनटेक किया ग्रास हॉपर ने, राइट. तो पहली पोजिशन किसकी हो गई? प्लांट की. ट्रॉफिक लेवल में पहले लेवल पे कौन आ गया? प्लांट. उसके बाद ग्रास हॉपर कौन से लेवल पे आ गया? सेकंड. अब ग्रास हॉपर का इनटेक किसने किया? स्कॉर्पियन ने. वो आ गया ट्रॉफिक लेवल में थर्ड पोजीशन पर, थर्ड लेवल पर. और फाइनली स्कॉर्पियन को किसने ईट किया? दैट इज किट फॉक्स. सो इसकी पोजीशन क्या आ गई बेटा जी? दैट इज द फोर्थ लेवल. सो अगर हमारे को नॉलेज है फूड चेन की, तो हम उसकी जो भी पोजीशन होती है, जो भी उसका नंबर होता है फूड चेन में, वो ही उसका ट्रॉफिक लेवल बन जाता है. नाउ आई एम कमिंग टू फूड वेब. फूड वेब, इसका क्या मतलब है? भोजन जाल. द सिस्टम ऑफ फूड चेन्स दैट आर रिलेटेड टू एंड डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. अब जैसे यहाँ पर आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे आपको ये बेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. अगर आप इसका पिछला देखो कि प्लांट से बिगनिंग हुई ग्रास हॉपर की फूड चेन फर्दर की, और इधर से स्क्विरल की भी, तो इसका मतलब प्लांट एक कॉमन चीज हो गई. ऐसे ही फूड वेब में हम नोटिस करते हैं कि एक चीज जो है दैट इज नॉट टेकन बाय वन थिंग. मैंने एक बार बोलनी मैंने लड़ी है तो पहले मम्मी बोली है बेटे तो प्लीज किसी का माइक क्या अनम्यूट हो गया है, प्लीज चेक योर माइक्स. सो एनीवेज फूड वेब आप देख पा रहे हैं. जैसे आप यहाँ पर कोई भी एक पोर्शन ले लें, अगर मैं ये पाइथन को ही देख रही हूँ, तो अब पाइथन का इन्होंने बताया है कि पाइथन इज इन टेकिंग रैट, इधर से वुल्फ, इधर से फ्रॉग. सो ये सारी चीजें क्या हो गई? इंटर रिलेटेड. रैट इज ऑल्सो ईटन बाय ईगल. तो ये चीज हमारे को क्या शो करती है कि फूड का एक वेब
बन गया, एक जाल बन गया. So food web is nothing else. It is the system of food chains that are related to and dependent on each other. Next is very, very important. ये तुम्हारे को questions में help करेगा. 10% law of flow of energy. अब हमने बात करी कि एक लेवल से फूड चेन में दूसरे लेवल पर हम जा रहे हैं. ट्रॉफिक लेवल्स तुम सीख के आए हो. हर ट्रॉफिक लेवल पर हम क्या देखते हैं कि कितने परसेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है. दैट इज ओनली 10%. जैसे हमारे ओरिजिनल लेवल पे हम कह रहे हैं कि बेसिक अगर हम सनलाइट लें, दैट इज अ नेचुरल सोर्स, 100% अगर इसके पास एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर तक आते आते वो सिर्फ कितनी रह गई, 10%. देन मूविंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वो 10% का भी 10% करोगे तो कितना रह जाएगा, 1%. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे इट विल बी 1/10 of this 1%, so it becomes 0.1%. और इसी तरीके से आप लेवल देखते जा रहे हैं. काइंड ऑफ आप देखिए कि हमने इनको 10 से डिवाइड किया है. So this is the 10% law of flow of energy. The law states that when the energy is passed from one trophic level to another trophic level, only 10% of the energy is passed on to the next trophic level. So कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज ओनली 10%. ये आपने याद रखनी है. जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया है हमारे को एक, अगेन फूड चेन का लुकआउट आप देख रहे हो कि हर एक के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूज होती है. द पिक्चर इज क्लियर कि रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में, मूवमेंट में, वार्मथ में, बट जितनी ट्रांसफर हो रही है वो आपको नजर आ रहा है, दैट इज ओनली 10%. right? These all are the trophic levels. ये first trophic level है, second trophic level है, third trophic level है. So अगर इसके पास 100 था तो इसके पास 10 रह गया और इसके पास 1 रह गई. This law is important. Moving next is energy flow. अब energy flow जो है इसका last point सबसे important है. The flow of energy in an ecosystem is unidirectional. मतलब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता. So sun is the ultimate source of energy. आप जानते हैं हर एक चीज को जो बेसिक सोर्स मिलना है, that is from sun. Green plants capture about 1% of sunlight energy, light energy बोल सकते हैं, that falls on the leaves and converted into chemical energy. So again ये एक important aspect है. जब भी ऐसी कोई numeric values हो बेटा, अपने ने याद रखनी है कि ग्रीन प्लांट्स कितने परसेंट सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है या कैप्चर करता है, दैट इज ओनली 1%. ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट. सो ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि 10% वाला जो अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको लॉ बताया है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, इज ओनली 10% फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. Very little energy is available for the top level consumers, and hence a food chain normally consists of only 3 or 4 trophic levels. इसका क्या मतलब है? अब बहुत लिटिल एनर्जी रह जाती है टॉप लेवल तक जाते जाते. आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आप नीचे से व्यू करें, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, थर्ड लेवल कंज्यूमर्स, एपेक्स प्रेडेटर्स. एपेक्स प्रेडेटर्स इज द अल्टीमेट टॉप लेवल, राइट? तो आप सभी में देख रहे हैं 100 से 10, फिर 1, फिर 0.1, फिर 0.01. सो ऊपर जाते जाते कहते हैं एनर्जी बहुत रिड्यूस हो जाती है. तो जो टॉप लेवल है उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है. इसी कारण जो फूड चेन है वो नॉर्मली 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स की ही होती है, इसके बाद खत्म हो जाती है. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now another good one, that is biological magnification. अब आप देखते हैं आजकल फसल को बचाने के लिए बहुत तरह की फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूटिलाइजेशन होता है, राइट? अब इनका इनटेक अगर कोई एक फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर कर लेगा तो वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो उस तक, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, उसके आगे के आगे वो जाता जाएगा. इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन हो गई उन चीजों की जो शायद डाइजेस्टेबल नहीं थी. जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ से आगे ये बड़ी फिश में और फाइनली बहुत बड़े मैमल्स तक ये चीज ट्रांसफर हो रही है. द वे यू कैन सी, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया
कि किस तरीके से ये डिपॉजिट्स आए हमारे सॉइल में, वो सॉइल में जो भी डिपॉजिट्स आए फ्रॉम से सम इंडस्ट्री वेस्ट, राइट, तो वो सारी चीज अगर किसी भी इक्वेटिक पानी में, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारी गंदगी फेंक दी जाती है, तो वो जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका इंटेक कर लेते हैं। अगर एक ने इंटेक कर लिया तो उस छोटी मछली को जो बड़ी मछली ने खाया वो उस तक ट्रांसफर हो गया, एंड फाइनली it is moving to large mammals. So this is called as biological magnification. It refers to the progressive buildup of persistent substances by successive trophic levels. Persistent substances समझते हो कि जो सस्टेन्ड रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, जिनका हम डाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर आई थिंक आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय O3 ओजोन का फॉर्मूला है, और ये है क्या, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, एज द सिंबल सजेस्ट। कहाँ प्रेजेंट होती है ये एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करती है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हार्मफुल सन रेज विच आर द अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें हम यूवी रेज भी कहते हैं, दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स। सो अगर आप ये समझ पाए कि ओजोन लेयर का कितना जरूरी काम है, और शायद आप जानते होंगे कि इस ओजोन लेयर के ऊपर अब खतरा आ चुका है। कोई बताएगा क्या खतरा है, क्या खतरा हो रहा है? एनीबडी? 33 स्टूडेंट्स आर विद मी। आज संतोखपुरे का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लद्दे वाली का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 2 पार्टिसिपेंट्स आर रेजिंग द हैंड। अनम्यूट करके बेटा जी आप अपना आंसर दीजिए। मैंने स्लाइड भी दिखा दी कि ओजोन लेयर के ऊपर क्या खतरा आ रहा है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेटे जिन्होंने हैंड रेज किया है प्लीज अनम्यूट करके बोलो। हाँ जी। ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। और ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसने बताया ये मुझे? मैम जी युवराज 10th भी फ्रॉम चुगिट्टी स्कूल। वेरी गुड, चुगिट्टी वाले अब एक्टिव हो गए। दैट्स गुड बेटे, बिल्कुल ठीक कहा इसने। बेसिकली हमारी ये जो ओजोन लेयर है वो अब डिप्लीट होती जा रही है। डिप्लीट होने का मतलब खत्म होती जा रही है, या कहना चाहिए कि जो इसकी थिकनेस थी वो कम होती जा रही है, राइट। अगर बेटा जी इसकी थिकनेस कम हो रही है, कम होते 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 एक स्टेज आएगी ये खत्म हो जाएगी। और ये जो इतना इंपॉर्टेंट काम करती है कि सारी की सारी जो हार्मफुल किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, वो सारा काम इसका बंद हो जाएगा, तो वो सारी किरणें जो हैं वो हमारे तक पहुंचेंगी और हमारे को समहाउ कोई ना कोई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसको बहुत जरूरी है समझना। प्रोसेस क्या कहता है? ड्यू टू सोलर रेडिएशन दैट इज यूवी रेज, CFCs, प्लीज नोट करें CFC का क्या मतलब है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और HCFCs का भी फुल फॉर्म लिखो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब सोलर रेडिएशन के कारण ये जो दोनों हमने आपको लेआउट्स बताए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ब्रेक हो जाते हैं और क्या बना देते हैं बेटा जी? क्लोरीन एटम्स बना देते हैं, जो कि ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में भी किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक नई चीज बनेगी। व्हाट इज दैट? क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये फर्दर ऑक्सीजन के रेडिकल समझते हो, जो मॉलिक्यूल नहीं हो, सिंगल O है, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सो ये जो हमारी O3 थी वो कन्वर्ट होके कहाँ तक पहुंच गई? O2 तक, ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीथ करते हैं। लेकिन ओजोन लेयर खुद तो यहाँ से खत्म होती दिख रही है हमें। दैट इज अ ओजोन होल बीइंग क्रिएटेड है। सो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बेसिकली सोलर रेडिएशंस के कारण
अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाते हैं बेटे, टूट के क्या बना देते हैं, क्लोरीन एटम्स। और ये जो क्लोरीन एटम्स हैं ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ओजोन मॉलिक्यूल्स। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, व्हाट इज फॉर्म्ड इज दैट इज क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड एक रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन साथ जुड़ के क्लोरीन और ऑक्सीजन बना देगा, राइट। सो इससे हमें ये पता लग गया कि हमारा जो O3 था वो खत्म होके O2 में कन्वर्ट हो चुका है। इन अदर वर्ड्स ओजोन डिप्लीट होती जा रही है। सो इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पर आऊं, कोई मुझे बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए कि ये डिप्लीट ना हो, ये खत्म ना हो, कैसे हम ओजोन को बचा सकते हैं? मैम जी एयर कंडीशनर दी वरतों ना करके। शाबाश, ये किसने बताया मुझे? मैम जी चिकटी स्कूल तो युवराज। वेरी गुड युवराज, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, एनी अदर स्कूल? संतोखपुरा, लद्देवाली, आज कहीं से रिस्पांस नहीं है। कोटली थान सिंह, मैम जी हम हमरे साइकिल और स्कूटरी कार ऐसे हम कम बिल्कुल ठीक, ये बच्चे चेंज ने कर बिल्कुल सकते ठीक हैं। बताया कि हमारे को मिनिमम यूज ऑफ व्हीकल्स करना चाहिए, हमारे को एयर कंडीशनर्स का यूजेज कम कर देना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर से बेटा जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिलीज होता है, राइट। ये किस बच्चे ने बताया था मुझे अभी, मैम व्हीकल्स जी वाला चिकटी पॉइंट? स्कूल तो युवराज। वेरी गुड युवराज। और किसी बच्चे ने भी बताया मुझे व्हीकल्स वाला पॉइंट, वो कौन है? मैम हिना। हिना, वेरी गुड हिना। ओके, एनीवेज, सो आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है, इस अवेयरनेस को अपने साथ रखते हुए अटेंटिव रहना, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर began to drop sharply in the year 1980। ये अपने ने लर्न करना है कि जो ओजोन का अमाउंट था एटमॉस्फेयर में ये कब घटना शुरू हुआ, 1980 में। This decrease has been likely to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, जिसको हमने CFC आपको बताया, which are used as refrigerants and in the fire extinguishers। पॉइंट क्या है बेटे, जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ को कन्वीनियंट करने के लिए चीजें सिंथेटिक केमिकल्स यूज करते जा रहे हैं, सिंथेटिक का मतलब भी आर्टिफिशियल होता है, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स आ रही। जितना पुराने टाइम पे सिंपल लिविंग होती थी लोगों की, तब ऐसी प्रॉब्लम्स होती नहीं थी। अभी ये सारी चीजें आ गई हैं, घर में जितने मेंबर्स हैं उतने व्हीकल्स चाहिए, राइट। सबको गर्मी बहुत लगती है, एयर कंडीशनर चाहिए। सो ये सारी चीजों का अगर हम यूजेज जैसे तुम लोगों ने ही कम कर देंगे तो शायद हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ईयर हमारे को याद रखना चाहिए। इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट to freeze CFC production at 1986 levels। क्या मतलब, कहते हैं कि इतना ज्यादा इस चीज को लोगों को एजुकेट किया गया इसके बारे में कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलता था उसमें उन्होंने इसमें सक्सेस हासिल की कि जितना CFC का प्रोडक्शन 1986 में था उन्होंने 1987 तक वो ही रखा, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ने नहीं दिया, यानी कि लोगों ने साथ दिया, उन्होंने इस प्रोडक्शन को फर्दर और इंक्रीज नहीं होने दिया। सो यहाँ पर आप और कुछ इंपॉर्टेंट देख पा रहे हो इस स्लाइड पे। एक तो ईयर 1980 में क्या हुआ तुम्हें पता लग गया कि बहुत शार्पली ड्रॉप आउट हुआ, 1987 में सक्सेस मिली, ये भी पता लग गया। किसमें सक्सेस मिली कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो प्रोडक्शन रेट थी वो हमने फ्रीज कर दी। और कुछ दिखता है यहाँ पर किसी को इस स्लाइड में जहां मेरा कर्सर मूव मैम कर रहा है? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। और कुछ नहीं दिख रहा? ये सितंबर 16। यस, ये दिस इज समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड कि अगर कोई तुमसे पूछे कि इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन कौन सा है तो दैट इज सितंबर 16। सो जब कभी भी आप कोई चीज प्रॉपरली पढ़ते हो, समझते हो, आपकी क्लासेस में भी आजकल आपको टीचर्स थ्रू प्रोजेक्टर्स पढ़ा रहे हैं, तो अपनी थोड़ी सी जो व्यू है ना उसको थोड़ा वाइडेंड रखना है, हर चीज पे नजर रखा करो, हर चीज को समझने की कोशिश किया करो। सो अगर
अभी टाइम का हिसाब लगाऊं तो अभी आई हैव द टाइम टू गो फॉर रिविजन क्वेश्चंस। मेरे पास थोड़े से रिविजन क्वेश्चंस हैं, सो हम एक एक करके इसको आप ही से सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following is not an example of abiotic factor of ecosystem? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है। यस, हाँ जी बेटा बताएं। हमने सीखा था, हाँ जी आंसर आ रहा है। यस मैम हीट। नहीं बेटा। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बता पाएगा कि एबायोटिक फैक्टर होता कौन सा है? हमने आपको स्लाइड्स में सारा गो थ्रू करवाया, उसमें बताया था हमारे पास 2 तरह के। मैम जी पौधे, वो बेटा जी बायोटिक होता है। प्लांट्स। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारे 2 तरह के फैक्टर्स थे, एक बायोटिक एक एबायोटिक। बायोटिक होता है जो लिविंग होता है और एबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग होता है। अब इसमें से मुझे बताओ लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है? मैम प्रकाश। ये तो बच्चे कंडीशन है, इसमें नॉन लिविंग कौन सा दिख रहा है तुमको? मैम टेम्परेचर। हाँ, ये सारे आपको मैंने क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज सी नाउ। आपके आंसर सही आ रहे हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बायोटिक है। तो मैंने अभी अभी बताया बायोटिक कौन से होते हैं, उससे अंदाजा लगाओ आंसर क्या होगा। मैम प्लांट्स। मैम जी प्लांट्स। So biotic factors are living, abiotic factors are non-living, ऐसे याद रखो, राइट? तो उन्होंने यहाँ बोला, अब ये देखो, ये क्वेश्चन में ट्रिक है कि वो सीधा भी कह सकते थे कि बायोटिक बता दो, उन्होंने बायोटिक फैक्टर ना पूछ के ऐसे पूछ लिया, नॉट एन एग्जाम्पल। अब आधे बच्चे नॉट को स्किप कर जाते हैं, वो सोचते हैं एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक पूछ रहे हैं, उससे फिर कंफ्यूजन होती है। सो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। Analyze presence of sun's energy to prepare food by। हाँ जी, कोई रीड कर रहा था, वेरी गुड। मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए आगे का। द ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज % of sun's energy to prepare their food by photosynthesis. मैम 10%। मैम 10%। मैम 10%। मैम 10%। गलत जवाब, ध्यान से पढ़ो। 1%। क्या बोला बेटा? लास्ट में क्या आवाज आई? 1%। शाबाश, ये किसने बोला है? मैम जी युवराज फ्रॉम चिकिटी स्कूल। वेरी गुड युवराज। मैं अब आपको सबको समझाती हूँ, प्लीज समझे। हाँ, 10% लॉ हमने ट्रॉफिक लेवल के लिए किया था कि जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर ये चीज नहीं पूछ रहे, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, वो कितने % लेते हैं? दैट इज 1%। ये मैंने आपको स्लाइड में करवाया भी था, राइट? इफ यू वांट मैं आपको स्लाइड शो भी कर देती हूँ, सो दैट यू पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड। एक पॉइंट हमने जो वेट, ये देखिए आप, इसमें आपको ये सेकंड पॉइंट देखो आप, green plants capture about 1% of sunlight, right, that falls on the leaves and convert it into chemical energy. और 10% क्या है वो भी अगला पॉइंट है, उसका कंफ्यूजन भी दूर कर लो। On an average only 10% of energy is passed from one trophic level to the next level. So I hope अब किसी को ये confusion नहीं रहना चाहिए. Now I'm moving to the third question. Identify the natural source of energy in the food chain. सनलाइट। शाबाश, ये किसने जवाब दिया? मैम सुप्रिया। सुप्रिया, कौन सा स्कूल है? मैम संतोखपुरा। वेरी गुड, आई वाज मिसिंग संतोखपुरा। ठीक है बेटा, वेल डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग फूड चेन? अगर इस फूड चेन में से
डियर को हटा दिया जाए तो नीचे लिखी कौन सी ऑप्शन सही है? मैम ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ मैम जी शेर हाँ जी, हाँ जी, बोलो शेर बेटा। घट जावेगी ਅਤੇ शेर ਘਾਹ ਦੀ ਦੀ जनसंख्या पैदावार घट ਵੱਧ जावेगी। जावेगी। Population of tiger will increase. नहीं, आपने fourth मुझे सही आंसर बताना है। आप ABCD करके बता दो, फिर जिसका सही होगा मैं बताऊंगी। शेर ਦੀ जनसंख्या घट जावेगी पर घाह ਦੀ पैदावार ਵੱਧ जावेगी। शाबाश, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर डियर का हम योगदान देखें तो डियर ने ग्रास का इनटेक करना था और डियर का इनटेक किसने करना था? टाइगर ने। सो ये दोनों पॉइंट्स कौन सेटिस्फाई करता है? डी पॉइंट, कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल डिक्रीज क्योंकि उसको खाना नहीं मिला, एंड एरिया अंडर द ग्रास विल इंक्रीज। सो नो डाउट ग्रास का इनटेक जिसने करना था वो है नहीं, मिसिंग है, तो ग्रास का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। सो दैट इज वेल डन बाय योर साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन आर। मैम 3। शाबाश, O3 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following chemical causes depletion of ozone layer? मैम नीचे लिखे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ABCD में जवाब दो। मैम फर्स्ट ऑप्शन। मैम ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पक्की बात है? मैम फोर्थ ऑप्शन। मैम फोर्थ था। यस मैम फोर्थ। इसमें बेटा जी डी ऑप्शन Fourth, आएगी। डी ऑप्शन इसलिए आएगी, नो डाउट हमने सारी डिस्कशंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ज्यादा आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन ये जो बाकी फैक्टर्स हैं, मीथेन एक गैस है, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनका भी जब हम गैसियस फॉर्म में बोलें तो ये सारी ब्लेंडेड फॉर्म में हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कॉज बनते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अभी ये मैंने आपको ईयर याद रखने को कहा था, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इन 1987 यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP is related with the limited production and use of फर्स्ट ऑप्शन। मैं फर्स्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। Chlorofluorocarbons is the right answer. Next is Environment Day is celebrated on. थर्ड ऑप्शन। 5th जून। सी ऑप्शन। मैम सी ये ऑप्शन। 5th जून जिसने आंसर दिया है वो अपना क्लास और स्कूल बताएं। क्लास बोल रही मैम 5 जून। मैम शिव कुमारी। 5 जून। शिव कुमारी कौन सा स्कूल है? मैम लद्दे वाली। मैम Very 5 good. जून। यहाँ पे जोन लिख दिया बेटा गलती से, इट इज जून, 5th of जून। हमारी आज की स्लाइड्स में कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ था, बट ये वैसे आपको आना चाहिए कि एनवायरनमेंट डे 5th जून को होता है। किसी एक बच्चे की मुझे आवाज आई थी 16th सितंबर। सो 16 सितंबर आपने सिर्फ इसलिए बोल दिया क्योंकि आज के लेक्चर में 16 सितंबर हमने डिस्कस किया था, बट यू शुड बी अटेंटिव अबाउट इट कि पूछा क्या गया, राइट? 16 सितंबर किसकी डेट थी, कोई और बताएगा? मैम इंटरनेशनल ओजोन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके ओजोन की प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल डे, दैट इज 16 सितंबर। गुड। नेक्स्ट आते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस? ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। आप सभी अब जानकार बन चुके हैं कि हमारे को प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करने चाहिए, क्लॉथ बैग्स यूज करने चाहिए। लाइट फैन जब आप अपनी क्लास से बाहर आते हैं तो आप बंद नहीं करते हैं, वो आपको करने चाहिए। घर पे तो हम ध्यान रखते हैं, बट स्कूल में हम कम ध्यान देते हैं, वो हमको देना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि अगर हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, कहीं भी जाना है, तो हमें वॉकिंग प्रेफर करनी चाहिए रादर दैन हम कोई व्हीकल यूज करें। सो हमारा ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन कंजर्वेशन डे is celebrated on. Now it is the first option, that is 16th of September. So आज हमने दो डेट्स जो की हैं वो अच्छे से याद करनी है। 5th जून किसकी डेट थी? मैम एनवायरमेंटल डे। शाबाश, that's environment day।
और 16 September is ozone consumption day. Next I come to ozone layer absorbs. मैम थर्ड मैम ऑप्शन परावैंगनी किरणा Very Ma'am, good. third C option is the correct one. That is UV rays. Very good. Next is plants are producers, autotrophs, organisms belonging to first trophic level, or all of the above. मैम ऑल ऑफ all of the above. शाबाश. मुझे कोई ये बताएगा कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? मैम उत्पादक ਜਿਹੜਾ खुद अपना भोजन बनाਉਂਦੇ ਆ शाबाश. ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? मैम दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं. नहीं, ऑटो मीन्स खुद. स्वयंपोषी ਜਿਹੜਾ ਕਿ हाँ. सूरज ਦੀ रोशनी ਤੋਂ बिल्कुल अपना बिल्कुल food ठीक है. बनाਉਂਦੇ ਆ। स्वयंपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं. और ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमने आज ही बताया था कि फूड चेन की जो स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट लेवल होता है, और आपने हर फूड चेन का स्टार्टिंग लेवल देखा, वो प्लांट्स ही थे. इसलिए हमारी ऑप्शन कौन सी सही बनी बेटा? ऑल ऑफ दी सारे above. all of the above. All of the above. So we had a quick interactive session about environment, right? On that note, I just thank you all for just contributing so well. सबसे अच्छा तुमने contribution questionnaire में दिया, but बाकी सारे subjective matter के लिए आपने बहुत अच्छा response दिया whenever asked, but थोड़ा कम दिया, right? वो आगे से बढ़ाना है, क्योंकि I always want कि हमारी क्लास interactive रहे. ठीक है? अगर environment के लिए मुझे एक दिन और दिया गया, तो I am having a list of 15 questions with me more, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी. So anyways, thank you very much. Keep preparing very well for all kinds of exams in your career. Thank you very much. Over to Umeshwar sir. मैम थैंक यू सो मच Okay, beta. God bless you all. God bless you. So, all the students, it was very interesting class today. I was also watching and observing all the facts. Dipali ma'am has shared a very interesting this PPT also. So students, I request you that whenever you join the class, try to rename yourself. Whether you are writing your school's name or not, but you must write your name. For this, write your name only. If you don't rename yourself and only your mobile name is displaying, you may be removed from the class. So therefore keep in mind, there should not be displaying any mobile names. ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ. तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ. ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जिस तरह अज भी तुसी कीता है. और ये क्लासेस जिहड़ियां रेगुलर रहणगियां, सिर्फ संडे नूं छड्ड के. संडे वाले दिन साडा ऑफ होएगा और अदरवाइज हर रोज असीं 4 बजे इत्थे मिला करांगे. तो अपने जिहड़े बडीज तुहाडे हैगे ने बच्चे जिहड़े कि NTSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी तुसी ये मैसेज दे देना अज भी कि तुसी क्लास लाई और कल नूं वो भी ला लैण जिन्हां ने नहीं लगाई. अपने टीचर तुहाडे नोडल ऑफिसर जिहड़े NTSC दी क्लासां देखदे ने और कल नूं असीं फिर दोबारा इत्थे मिलांगे. तो इस NTSC क्लासेस की जिहड़ियां ने रिकॉर्डिंग साडे नाल नाल हो रही ने. अगर किसी बच्चे ने दोबारा ये रिकॉर्डिंग देखनी होए तो यूट्यूब ते चैनल ते आपां जाके इन्हां नूं जिहड़ा है तुहाडे नाल कल नूं जां शाम तक ये भी शेयर कर दांगे. चैनल का जिहड़ा है तुहाडा लिंक है. So thank you all the students and especially to Ma'am Dipali ji. Thank you, sir. Thank you. It was very interesting lesson. I am so much impressed. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Okay, all the sir. students. Now we are going to end the class. Thank you. Thank you, sir. सर थैंक यू Thank you.